हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी चैप्टर फुल इन्फॉर्मेशन, यानी एक ही वीडियो में पूरा फुल चैप्टर को हम समझ लेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले वर्क के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए, वर्क होता क्या है। देखिए, जो वर्क है वो सब कुछ वर्क है। मैं जैसे बोल रहा हूँ ये भी वर्क है, आप पढ़ाई कर रहे हैं ये भी वर्क है। लेकिन इन द वर्ल्ड the work has two types. One is mental and one is physical. Mental and physical. यानी अपने वर्ल्ड में ना दो तरह के वर्क होते हैं, एक मेंटल वर्क होता है, एक फिजिकल वर्क होता है। तो हम मेंटल वर्क के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फिजिकल वर्क के बारे में, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम मेंटल वर्क के बारे में भूल जाते हैं। अब सर मेंटल वर्क कैसे पहचाने। देखो, मेंटल वर्क वो होगा जो बस हम सोचेंगे, करेंगे नहीं उसके ऊपर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पढ़ाते एक वर्क है, तो ये मैं फिजिकल वर्क कर रहा हूँ, उसमें मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं सपने में राजकुमार होता, एक राजा, मैं राजा होता, मेरे अंडर एक राज्य होता, मैं ये करता वो करता, ये क्या है, ये हमारा मेंटल वर्क हो गया। अब जो कर रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये भी एक मेंटल वर्क होगा। लेकिन सर बोलेंगे सर मैं तो लिख रहा हूँ, तो सर वो तो फिजिकल वर्क होगा। हाँ, वो फिजिकल होगा, लेकिन अब जब बुक रीडिंग करोगे ना, बुक रीडिंग करोगे, वो एक क्या होगा, मेंटल वर्क होगा। उससे मैं आप ये नहीं बोल सकते कि मैं भाई काम कर रहा हूँ, काम कर रहे हो लेकिन वो मेंटल वर्क में कर रहे हो। फिजिक्स के माने तो हम फिजिक्स में अगर आप बोले सर मैं बुक रीडिंग कर रहा था, तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा। आपको फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में बोलता है वर्क क्या बोलता है, डिस्प्लेस होना चाहिए, और फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेस होना चाहिए। वर्क क्या कहता है, फोर्स लगाओ डिस्प्लेस हो जाओ। यानी वर्क इज सेड टू बी डन when an applied force act on object and displace the object is called force। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख देता हूं, रफ कर दियो। तो चलिए हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज said to be done when an applied force causes displacement is called causes displacement in object is called work। ठीक है, अब वर्क किसे कहते हैं हम, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स, यानी जब कोई काम हम करेंगे उसमें हमारा फोर्स लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, फोर्स। और वो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, तो ये मैंने एक काम किया है। ठीक है, ये क्या किया है, मैंने काम किया है। तो जब भी अगर आपको बोला जाए कि वर्क की डेफिनेशन क्या हो जाए, उसमें दो चीज आपका मेन है। मेन क्या है इसमें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यानी जब भी अगर आप वर्क का फॉर्म डिफिनेशन बोला, अगर अपने आप से बोलो, अपने मन से बोल, लिखना भी है, तो उसमें ये दो वर्ड जो है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आना जरूरी है। क्योंकि फोर्स में हमें यही दो मेन वर्ड हैं। जैसे वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क किसे कहते हैं, व्हेन एन अप्लाइड फोर्स, जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, कॉजेस डिस्प्लेसमेंट, यानी हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, कॉजेस मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है एस। इज ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्क। यानी हमने यहाँ पे क्या लिखा, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क डन हो गया है किससे, व्हेन एन अप्लाइड फोर्स, जब फोर्स अप्लाइड किए, फिर उसका कॉजेस डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बाद हम उसे वर्क कहे हैं। तो यानी जो ये डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, और वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये फोर्स चाहिए भी और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। दोनों रहेगा तो हम वर्क करेंगे। अच्छा, अब वर्क हम लिखे तो वर्क का कुछ फॉर्मूला भी हो जाएगा। अब वर्क अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला तो लगेगा ही। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, वर्क को शॉर्ट फॉर्म में W लिखते हैं। यहाँ चलो वर्क ही लिखता पूरा।
ठीक है। अब यहाँ पे वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स, फोर्स का क्या है, अप्लाइड किया है, कॉजेज यानी मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका फॉर्मूला। जब भी आपको बोले ना वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मेन वर्ड मैंने बोला था ना, ये दोनों मेन वर्ड है, यही दोनों के ऊपर ही ये डिफिनेशन टिका हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ पे निकाल लिए फॉर्मूला तो ये हो गया। अब इसको मेजर किस में करेंगे, इसका एसआई सिस्टम क्या होगा, इसका सीजीएस सिस्टम क्या होगा, तो वर्क का सीजीएस सिस्टम क्या होता है, पहले एसआई सिस्टम लिखते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ वर्क इज, एसआई सिस्टम क्या होता है, जूल। वर्क का एसआई सिस्टम क्या होता है, जूल, और इसका सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एंड सीजीएस सिस्टम इज अर्ग। एंड ये दो वर्ड अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में आता है ज्यादातर कि बताओ वर्क का सीजीएस सिस्टम क्या होता है, वर्क का एसआई सिस्टम क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, सिस्टम और यूनिट दोनों सेम होता है यहाँ पे। तो या अगर आपसे पूछा जाए वर्क का सिस्टम क्या, वर्क का एसआई सिस्टम क्या होता है, यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट जूल, क्या होता है जूल, क्या होता है जूल, और सॉरी एसआई सिस्टम जूल होता है, और सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, अर्ज। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, अर्ज बोल सकते हो, अर्ग बोल सकते हो, दोनों चलेगा, अर्ज बोलो या अर्ग बोलो, दोनों चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क समझ में आया क्या हो गया, वर्क हम किसे कहते हैं, जब फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए, उसका फॉर्मूला बन गया, उसका एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। अब बोले सर जूल क्यों लिए, अब हमें जूल मिला कैसे, सीजीएस सिस्टम नापेंगे कैसे, तो देखो जब हम फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स यूनिट क्या होती है, मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, बताओ डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, सॉरी यहाँ पे फोर्स मीटर में नहीं न्यूटन में मेजर किया जाता है, सॉरी फोर्स न्यूटन में मेजर किया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, क्योंकि डिस्प्लेस कितना हो रहा है, कितना मीटर हो रहा है। जब हम न्यूटन इंटू मीटर करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई न्यूटन इंटू मीटर देन वी गॉट जूल, व्हेन वी मल्टीप्लाई न्यूटन इंटू मीटर वी गॉट जूल, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई सेंटीमीटर इंटू डाइन, I have written this is a unit of force in CGS system. I have written CGS system unit dyne. फोर्स का सीजीएस सिस्टम क्या होता है, डाइन। इन सब की सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए फिल इन द ब्लैंक से पूछ लिया जाता है, और अगर आपको नहीं पता होगा तो 1 मार्क्स भी आपको फेल करा सकता है, सबको मालूम होता है। 1 मार्क्स पास भी कराता है, 1 मार्क्स फेल भी कराता है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। हमें देखिए इसको याद करना कोई बड़ी काम नहीं है, आपको क्या करना है, फोर्स को याद करना है, डिस्प्लेसमेंट याद करना है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ वी कवर्ड, न्यूटन लॉ आपका फर्स्ट चैप्टर में ही है, ये क्या है शॉर्टेस्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी जो छोटा पाथ होता है हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब हम जब फोर्स लगाएंगे हम छोटा पाथ ही करेंगे ना, कवर। अब हमारे पास गाड़ी रहेगी तब हम दूर जाएंगे लेकर उस ऑब्जेक्ट को, अगर हम खुद लेकर जा रहे हैं कितना ज्यादा 2 मिनट, ज्यादा हम 15 मीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर तक लेके जाएंगे, उसके बाद तो नहीं लेके जाएंगे। अगर हमें दूर लेके जाना है तो फिर क्या करेंगे, हम ट्रक यूज करेंगे, गाड़ी यूज करेंगे, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट होती है एसआई में न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है एसआई में, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीटर। तब इसकी क्या बनती है, जब हम न्यूटन इंटू मीटर करेंगे तो हमें जूल मिलेगा, सेंटीमीटर इंटू डाइन करेंगे तो हमें अर्ग मिलेगा, ठीक है। अभी हम पढ़ लेंगे पॉजिटिव के वर्क के भी 3 टाइप्स होते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं अभी वर्क के 3 टाइप्स। तो फ्रेंड्स वर्क के 3 टाइप्स पढ़ने से पहले हमें रिलेशन जानना पड़ेगा जूल और अर्ज के बीच में, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है
हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है जूल अर्ज के बारे में डिफरेंस बताना है, मतलब रिलेशन बताना है जूल और अर्ज के बीच में। तो देखिए जूल जो होता है वो क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क है, और अर्ग क्या है, और अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो अर्ग को हम डाइन लिखते हैं, डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब डाइन की वैल्यू क्या है, 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर 2 यानी 10 स्क्वायर 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 2 10 टू पावर 5। डाइन की वैल्यू क्या है 10 टू पावर 5, डाइन की वैल्यू क्या है 10 टू पावर 5। ये भी आपको एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये भी आपको एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ डाइन की कितनी पावर, डाइन का वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर का वैल्यू क्या है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि डाइन का 10 टू पावर 5 है और इंटू 10 स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम इंडाइसेस पहुंच गए, क्या पहुंच गए इंडाइसेस। जब हमारा दोनों बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो ऊपर वाले को हम प्लस कर देते हैं, यही करते थे ना। जैसे अगर हमें दिया हो a की पावर 2 प्लस a की पावर 2 इंटू a क्यूब, ठीक है चलो, तो हम क्या करते थे इन दोनों को एक ले लेते थे और इसको प्लस करते थे 3 to 5, यही करते थे ना। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे 10 टू पावर 7, यानी हमारा अर्थ क्या आ गया 10 टू पावर 7। आप बोलोगे सर अब ये तो यहाँ पे आ गया 10 टू पावर 7, अब हमारा क्या है जूल है, क्या है जूल है, क्योंकि डाइन की वैल्यू 10 टू पावर 5 और सेंटीमीटर की वैल्यू 10 स्क्वायर। जब हम इन दोनों को मिक्स करते तो हमें क्या मिलता है अर्ग मिलता है, इसके बराबर क्या हो गया हमारा जूल। जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7। ये भी आपको एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। अब ये मत बोलना कि सर आप हर एक चीज को एक मार्क्स से बोल रहे हो, क्योंकि हमारे जो टीचर हैं वो बोले थे कि ये सब जो क्वेश्चन है ना ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, इनमें से जितना मैं बोला ना उनमें से एक या तो दो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो रिलेशन समझ गए क्या है, क्या होगा इसमें, जब डाइन का वैल्यू निकालेंगे सेंटीमीटर का वैल्यू निकालेंगे नहीं, याद रखना पड़ेगा ये वैल्यू 10 टू पावर 5 इंटू 10 स्क्वायर। फिर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो मतलब प्लस क्या करेंगे, बस ये वाले नंबर को हम प्लस करेंगे जो ऊपर है पावर है उसको प्लस करेंगे तो 7 आएगा और दोनों मल्टीप्लाई में तो 10 अकेला आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं वर्क के 3 टाइप्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे वर्क के टाइप्स, अब हम पढ़ेंगे। तो वर्क के टाइप्स कितने होते हैं, वर्क के 3 टाइप्स होते हैं। पहला पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब सर पॉजिटिव वर्क क्या होता है, भाई पॉजिटिव मीन्स आप क्या समझते हो, अच्छाई, उसके बारे में अच्छा किसी बारे के अगर कोई बोला कि ये बंदा अच्छा है यानी उसकी क्या हो रही है बड़ाई हो रही है, अच्छाई हो रही है, तो पॉजिटिविटी हो रही है उसकी। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, अच्छाई, यानी जब हम इस रास्ते से जा रहे हैं और इसी रास्ते में हम अच्छाई की तरफ ही जाएंगे तो हमारी और बड़ाई होगी हमारी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा जो फोर्स है वो इस रास्ते जा रहा है, फोर्स इस साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट हो रहा है वो इस साइड हो रहा है। तो यानी जब भी ऑब्जेक्ट इसको जो है ना आप जो है ना इसका डिफिनेशन आप खुद से लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे लिखना है बस। ठीक है, देखिए पॉजिटिव वर्क ये होता है जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए। जैसे ये मेरा मार्कर, अगर मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन का फोर्स लगा रहा हूं तो इसी इधर ही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। ठीक है, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क। इसका डेफिनेशन क्या होगा, इफ वी अप्लाइड फोर्स ऑन वन डायरेक्शन and that object displace that direction is called positive work। अब दिस दैट समझ में नहीं आया, मतलब जो वर्क पॉजिटिव वर्क है when we, यहाँ पे हमारा बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है when the force and displacement are in the same direction। सबसे इजी वर्ड में लिखा हुआ है आपके बुक में, when the force and displacement in the same direction is called positive work।
देखिए आपके बुक का लिखा हुआ, आप चाहे तो खुद का भी इसमें लिख सकते हैं, खुद का भी आप ऐड कर लीजिए। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, when the force and displacement in the object in the same direction is called positive work। अब जब हमारा ये मान लीजिए लाइन है और इसी साइड मेरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस और इसी साइड मैंने फोर्स लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे देखिए इस साइड हमारा था, इसी साइड हमारे जा रहे हैं, तो ये क्या हमारा 0 डिग्री बन रहा है। हम यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्क इज 0 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पॉजिटिव वर्क इज 0 डिग्री, पॉजिटिव वर्क इज 0 डिग्री। अब उनसे इसको मेजर किस में करें, बाबू ये वर्क है ना, तो वर्क को जिसमें मेजर करते हैं इसको भी उसी में मेजर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम वर्क को मेजर करते हैं उसी में वर्क, इसी को भी पॉजिटिव वर्क को भी मेजर करेंगे क्योंकि वर्क का ही पार्ट है ये, ठीक है। अब आते हैं हम निगेटिव वर्क पे, वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, निगेटिव वर्क। सर निगेटिव वर्क होता क्या है, बाबू इसका उल्टा कर दो। when the force and displacement are in the not same direction, when the force and displacement are other direction। मान लीजिए आपका भाई साइकिल बनाना तो आता, नीचे ट्राई कर लेता हूं, चलिए मान लीजिए आप यहां बैठे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने गाड़ी को इस डायरेक्शन में भगा रहे हैं, ठीक है, और कोई और गाड़ी है जो आपको इस डायरेक्शन में खींच रही है, फोर्स इस डायरेक्शन के लिए गाड़ी है, आप जा रहे हो इस डायरेक्शन, उसे हम कहेंगे निगेटिव वर्क। यानी आपने मतलब पॉजिटिव साइड आपका ये साइड है, पॉजिटिव साइड है, और ये निगेटिव साइड है, और आप उसी साइड जा रहे हो, यानी निगेटिव वर्क। यानी यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा 180 डिग्री। जब भी 180 डिग्री अगर एंगल फॉर्म हुआ, समझ लीजिए वो क्या है, निगेटिव वर्क है, निगेटिव वर्क है। तो इसका भी डिफिनेशन बहुत इजी है, चलिए लिख लेते हैं। when the force and displacement are not in same direction, not in the same direction is called negative work। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, इसका वीडियो भी आपको प्रैक्टिकल आएगा, साइकिल के ऊपर हम चलाएंगे, उस समय आपको प्रैक्टिकल इसका भी दिखाएंगे। हम बोर्ड पे पढ़ लेते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका हम प्रैक्टिकल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव वर्क क्या कह रहा है, when the force and displacement आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं हो, जैसे ये जो मार्कर है ये इस साइड जा रहा है और मैं इसको इस साइड खींच रहा हूं और तभी भी इसी साइड जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हुआ, निगेटिव वर्क हुआ। पॉजिटिव वर्क इज 180 डिग्री, सॉरी निगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क नहीं, निगेटिव वर्क इज 180 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क में एक कॉन्सेप्ट काम करेगा आपका, वो है ग्रेविटी। जीरो वर्क में एक ही कॉन्सेप्ट काम करेगा, वो है ग्रेविटी। कैसे, तो सुनिए, ग्रेविटी क्या होता है, जो नीचे की तरफ फोर्स लगाता हो और हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है, और ग्रेविटी फोर्स इस साइड लगा रही है, तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री फॉर्म। यानी 90 डिग्री फॉर्म जब भी किसी भी एंगल में हो जाए, यानी समझ लीजिए वो क्या है, जीरो वर्क है, उसने वर्क कुछ नहीं किया है, ठीक है, क्या है वो, जीरो वर्क है, ठीक है। तो जैसे अब ऊपर से कोई गिरा, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग से कोई नीचे गिर रहा है, अब वो थोड़ी कोई काम किया कि भाई आज मैं बहुत वर्क करके ऊपर से नीचे कूद गया हूं, उसने कुछ वर्क नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट था, हम जो गिर रहे हैं, कोई भी गिर रहा है, वो तो नीचे साइड आ रहा है, और यहाँ पे काम करता है ग्रेविटी। क्या काम करता है, ग्रेविटी। जब जहां पे ग्रेविटी काम किया, समझ लो वो जीरो वर्क है, उसने कुछ काम ही नहीं किया है। जैसे अगर हम यहां से मैं ये मार्कर को छोड़ रहा हूं, ठीक है, ये बोलेगा मार्कर बोलेगा नहीं मैंने काम किया ना, मैं यहां से नीचे आया, तो बोलना पागल है, इसमें तूने थोड़ी काम किया कुछ,
ये तो ग्रेविटी ने तो को नीचे लेके गया है, अगर ग्रेविटी नहीं रहता ना तो ऊपर हवा में लटका रहता। तो जब भी अगर आपको ग्रेविटी काम करे वहां जहां पे, समझ लीजिए वो है 0 वर्ग। अब बोले सर हर जगह काम करती है, तो हर जगह उतना ही काम करती है जितना जरूरत है। जैसे इस मार्कर को यहाँ रखे हैं, इसको आगे धक्का आगे ही जाएगा। अब इस मार्कर को यहाँ छोड़ दिए यानी 0 वर्ग, और इस मार्कर इस साइड जा रही है, इसको मैं इस साइड खींच लिया तभी भी इसी साइड जा रही है, यानी ये निगेटिव वर्ग, और हम इसी साइड में फोर्स लगा रहे हैं, इसी साइड में अपना ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस कर रहा है, यानी ये हो गया पॉजिटिव वर्ग। ठीक है, इसको 0 वर्ग आप खुद से लिखिए डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन अगर खुद से लिखेंगे ना तो आपको क्या होगा ना, एग्जाम तक याद रहेगा। ये कभी भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको डायरेक्ट याद आएगा कि हाँ मैंने ये लिखा था तो यही मैं लिखूंगा आगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा में मार्क्स मिलेगा। देखिए कभी भी साइंस में ना सेम टू सेम कॉपी नहीं कीजिए डेफिनेशन को, सेम टू सेम कभी कॉपी नहीं कीजिए, खुद का जहां तक हो अपना डेफिनेशन बनाइए। क्योंकि पता है जब डेफिनेशन आप खुद से बनाते हो ना तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको मालूम होता है कि ये क्या हम पढ़े थे अभी। अगर मैं आपको पॉजिटिव वर्क नहीं पढ़ाया या मान लीजिए आप किसी और ने पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे, इसे रट्टा मारोगे। क्या करोगे, रट्टा मार के मार्क्स लाओगे। तो रट्टा हमें नहीं मारना है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये 3 सब्जेक्ट ऐसा है ना, और मैथ्स भी समझ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स ये जो 4 सब्जेक्ट ऐसा है ना, इसको कभी रट्टा मत मारो यार, कभी मत मारो। रट्टा जितना मारे उतना भूल जाओगे। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में अगर जैसे 8.08 इसका मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके आया और टीचर ने 8 की जगह पे 9 दे दिया और वही आंसर आप लिख के आ गए तो आपका गलत हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स के रूल है। ठीक है, तो आपको वहां पे 1 नंबर 1 पॉइंट भी दे दो तो आपका पूरा बोलते हैं सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे सेम फिजिक्स में भी है, फिजिक्स एक मैथ्स का ही पार्ट है, केमिस्ट्री भी एक मैथ्स का पार्ट है। ठीक है, तो इन सब में ना आपको कुछ याद नहीं करना है, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का छाप नहीं लेना है। नहीं, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है हम डायरेक्ट याद करके दे देते हैं। यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 0 वर्ग आप खुद लिख लीजिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं एनर्जी की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी होता क्या है? एनर्जी होता है जब किसी काम को हम करने के लिए यूज करते हैं। सर किसी काम को करने के लिए पावर फिर किसको बोलते हैं? पावर भी उसी को बोलते हैं। एनर्जी किसे बोलते हैं? चलिए पहले समझ लें। एनर्जी का डिफिनेशन क्या हो जाता है? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू और परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी किसी भी वर्क को परफॉर्म और कंप्लीट करने के लिए जब कोई ताकत लगती है ना, उस ताकत को हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी का हिंदी में मतलब होता है ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी का हिंदी मतलब क्या होता है? ऊर्जा होता है। यानी एनर्जी की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? द ऑब्जेक्ट the capacity to do the capacity to perform। देखो डू भी लिख सकते हो, परफॉर्म भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं। द कैपेसिटी टू डू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी जब भी कोई काम को कंप्लीट करना हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे? ताकत। अब बोलोगे सर ताकत क्यों लगाएं? वर्क में तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स लगाओ, फोर्स कैसे लगाओगे? तुम्हारे अंदर अगर ताकत रहेगी तभी तो तुम फोर्स लगाओगे। ऐसे थोड़ी 3 दिन से भूखा हो फोर्स लगा के दिखाओ तो जरा इतना नहीं। समझ लो 3 दिन से भूखे हो और मम्मी बोल दी कि बेटा ये जो डब्बा है ना उसको ना उठा के उधर रख दो और थोड़ा वजन हो उस डब्बे में, तो आप बोलोगे क्या मम्मी 3 दिन से खाया नहीं और आप ये काम मुझे बोल रहे हो? तो यानी आपके पास वहां पे एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है तो आप वर्क को कैसे परफॉर्म करेंगे? आप वर्क को कैसे कंप्लीट करेंगे? आप जब कंप्लीट ही नहीं करेंगे तो क्या हमारा एनर्जी कंप्लीट होगा? यानी एनर्जी बोलता है भाई तेरे देख एनर्जी। देखो फर्स्ट चैप्टर जो है ना मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड करता है सेकंड चैप्टर से और सेकंड चैप्टर रिलेटेड करता है थर्ड चैप्टर से। इसलिए सेकंड चैप्टर समझ लो तो थर्ड चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, फर्स्ट चैप्टर समझ लिया तो सेकंड चैप्टर भी समझ में आएगा अच्छे से। देखो अब एनर्जी क्या कहता है कि वर्क तेको ना जो करना है कर, जब तक मैं नहीं आऊंगा ना तब तक तेरा कुछ नहीं होने वाला है। एनर्जी क्या बोलता है वर्क को कि भाई तेको जो करना है कर, जब तक मैं दिल से नहीं चाहूंगा ना तब तक तू हिल भी नहीं सकता, तेरा वर्क तो छोड़ तू कुछ नहीं कर सकता है। तो एनर्जी भाई बोला बहुत बलवान है। ठीक है, एनर्जी बहुत बलवान है। अगर आप उसको अच्छे से यूज किए तो अच्छे
अच्छे दम बोलते हैं ना, लाइफ में जाओगे, अच्छा लाइफ आप करेगा, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो गया, द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब सर इसका मेजरमेंट कुछ करेंगे, इसको मेजरमेंट किस में करेंगे? देखो मेजरमेंट जो वर्क का था ना वही इसमें भी जो वर्क का था ना इसमें भी वही है, ठीक है। जो वर्क का था इसमें भी वही है, द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी इसमें भी वही है कि इसका जो ऐसा सिस्टम होगा, जूल होगा, सीरियस सिस्टम, अर्ज होगा, रिलेशन बिटवीन बता दो जो मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। चलिए एनर्जी भी समझ में आ गया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर जब किसी वर्क को कंप्लीट करना हो तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी का कुछ टाइप्स हैं, अब वो टाइप्स हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट, समझ लो पहले कॉन्सेप्ट क्या होती है, लिखना बाद में जो मैं लिखवा बोर्ड पे लिखा हुआ है। जब कोई एनर्जी, जैसे ये एक स्टंप है, ठीक है, इधर से बॉल आया, इसके अंदर एनर्जी थी, ये यहाँ पे टप्पा खाया, फिर इसको लगा, ये हमारा जो विकेट वो भी एनर्जी में आ जाएगा। तो यानी द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में हो और वो दूसरे को जाके मोशन में कर दे, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही यही होता है कि दूसरे मोशन में रहे। अब जैसे समझ लो मैं हूं, पीछे से मेरे को धक्का दिया, पीछे से मान लीजिए कि मेरे को लड़के ने धक्का दिया, तो मैं उसका जो एनर्जी मेरे में आया, उसका जो एनर्जी था वो मेरे में आया, और जो मैं फिर जब वो धक्का दिया तो मैं भी आगे धक्का दे दिया। अब एक झटके से धक्का दिया, मैं भी आगे झटके से आपके धक्का दे दिया, तो यानी उसका एनर्जी मेरे अंदर आया, फिर वो घुल मिल के मेरा भी एनर्जी उसके अंदर गया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही लड़का था, ठीक है, एक लड़का था, उसने पहले किसी और मेरे को टक्कर दिया, फिर उसके बाद मैंने उसको अपने दोस्त को टक्कर दिया, ठीक है। एक लड़के को टक्कर दिया उसने भी, फिर उसने अपने दोस्त को टक्कर दिया। तो यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले लड़के में एनर्जी थी, इसके अंदर भी एनर्जी, लेकिन ये वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर इसने वेस्ट किया इसके ऊपर, और जो इसका एनर्जी था इसने इसके ऊपर वेस्ट किया। अब बोलोगे सर इतना दूर दूर कैसे वेस्ट करें? क्लास में कभी गए रहते हो ना, जब छूटते समय क्या होता है, सब एक साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं, तो वहां पे क्या होता है, धक्का भी मिल जाता है, किसी को मुक्की मिल जाता है, किसी को मार भी देता है उसी में, कि मारने बाद थोड़ी मालूम चलेगा किसको कौन मारा, क्या मार दो, फिर उसके बाद धक्का देते हैं। तो जब जो धक्का देता है उसका एनर्जी उसके अंदर क्या, उसने जो जिसको धक्का दे दिया उसको जाता है एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उसी को बोलते हैं कि इस बाबू की वजह से, इस बच्चे की वजह से इन दो लोग मोशन में आ गए थे थोड़ी देर के लिए, हमेशा मोशन रहेंगे, थोड़ी देर में रहेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रहेंगे। जब भी कभी ऐसा हो जाए, क्या, जब भी कभी ऐसा हो जाए कि एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे मोशन में आ जाए, या दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब बहुत, जैसे एक अगर एग्जांपल दे तो क्रिकेट बॉल, ठीक है, क्रिकेट बॉल ही आपके लिए सबसे आसान रहेगा, और स्टंप, जैसे यहाँ पे मान लीजिए स्टंप है, ठीक है, और यहाँ पे बॉलर है, इसके हाथ में बॉल है, ये बॉल आया पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद ये लगा इसको, तो ये जो स्टंप है वो पीछे का ऐसे गिरेगा, जब ये गिरा तो गिरने में क्या लगा, एनर्जी, इसमें कौन एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसका खुद का एनर्जी नहीं है, ये खुद का एनर्जी तो खड़ा था, स्ट्रेट खड़ा था, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, इस बॉल में क्या, इस बॉल की क्या गलती है, जो बच्चे ने फेंका आउट किया उसकी गलती है ना। तो ये बॉल भी बोला चल भाई तो वो आउट करना है, कर देते हैं, पहले यहाँ टप्पी खाया, उसके बाद जाके इसको किया, तो वो भी एनर्जी में आ गया। यानी बॉल बोल रहा है बेचारा कि मैं एनर्जी में हूँ, तू कैसे खड़ा रहेगा, हाँ मैं मार खा रहा हूँ। अगर कभी ऐसा होता है ना स्कूल में कि दोस्त मार खा तो उसको बोलते हैं ना हजम नहीं होता है, वो अब खुद भी मार खाएगा और दूसरे को भी मार खिलाता है। तो यही यहाँ पे हो रहा है, समझ लो कि ये तुम्हारा दोस्त है और ये तुमको पहले अपने दोस्त को मार खिलाया, फिर उसके बाद तुमको भी मार खिलवा रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसी को बोलते हैं। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी आता है, ठीक है, क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी। उससे पहले ना एक्सप्रेशन कर लेते हैं, उसके पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन होता क्या है, देखिए डिराइवेशन, डिराइव मालूम है ना, एक फॉर्मूले को डिराइव हम करके निकालते हैं, क्या करते हैं, एक फॉर्मूले को हम डिराइव करके निकालते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। लेकिन एक और फॉर्मूला आया है F इज इक्वल टू ma। इस ये कौन सा लॉ है आपको बताना है, सेकंड लॉ में काम आता है। देखो ये है ना न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ है। फिर ये क्या है, फिर एक और लॉ आता है यहाँ पे एक और इक्वेशन आएगा जो S इज इक्वल टू ut प्लस AT स्क्वायर, ठीक है, एक ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले में क्या होगा, जो हमारा u होगा वो 0 होता है, तो यानी अगर हमारे जब u 0 है तो ये 0 प्लस AT स्क्वायर, यानी S इज इक्वल टू हमें क्या मिला AT स्क्वायर, ठीक है। S क्या मिला हमें AT स्क्वायर, सॉरी ये हाफ AT स्क्वायर है, ये हाफ AT स्क्वायर है, ये हाफ AT स्क्वायर है, ठीक है। हमें एस क्या मिला हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, एस हमें क्या मिल गया हाफ AT स्क्वायर। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अब बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या आता है एस, यानी वर्क का एफ जो है एफ को क्या लिखेंगे हम ए में लिख देंगे इनटू हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे AT के स्क्वायर करके लिखा क्योंकि यहाँ पे ए से यहाँ पे भी एस इसलिए इसको यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कैंसिलेशन, चलो कैंसिलेशन नहीं करते हैं, W इज इक्वल टू हाफ m AT स्क्वायर। अब क्या होगा ना, ये जो AT स्क्वायर है ना वो दोनों AT दोनों स्क्वायर पहले T स्क्वायर में था, लेकिन अभी क्या है AT स्क्वायर है, पहले T स्क्वायर में था अभी AT स्क्वायर में है, और ये हाफ और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू MAT आ जाएगा, ठीक है। W जगह हमें आएगा MAT, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमें MAT। रुक जा, यहाँ पे हम क्या करेंगे W इज इक्वल टू हाफ इंटू M इंटू AT स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमारा अब हम लगाएंगे यूजिंग न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन। न्यूटन लॉ अलग होता है, इक्वेशन अलग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा V इज इक्वल टू U प्लस AT, U हमारा 0 यानी V इज इक्वल टू AT, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे मल्टी स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी V स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर। ये आपको बहुत पहले सिखाया जाता है, जब हम स्क्वायर करते थे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यानी V स्क्वायर आ जाएगा AT स्क्वायर आ जाएगा, यानी W इज इक्वल टू हाफ, ये M का M हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पे AT स्क्वायर है, यहाँ पे भी AT स्क्वायर, किसके बराबर है V स्क्वायर के, यहाँ पे ये V स्क्वायर, यानी वर्क इज इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। देखिए क्या किया मैंने, पहले हमने सेकंड लॉ लिया, सेकंड लॉ का हमने इक्वेशन ले लिया, फिर उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, इसको छोड़ा, पहले इसका हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो हमें मिला S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, और हमें मालूम है वर्क का फॉर्मूला FS होता है, यानी F का हमें वैल्यू दिया है MA, F की जगह हमने MA पुट किया और S की जगह पे हमने हाफ AT स्क्वायर पुट किया। अब बोले सर F का वैल्यू MA है, नहीं, हमने फोर्स का क्या पढ़ा है, हमें ये जो है ना ये क्या है हमारा फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू एक्सेलरेशन, क्या है मोमेंटम इनटू एक्सेलरेशन, जो कि फर्स्ट चैप्टर में ही है आपका, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू MA इनटू हाफ AT स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे A और यहाँ पे यानी A स्क्वायर हो जाएगा A इनटू A स्क्वायर, यानी T स्क्वायर पहले से था, अब यहाँ पे A स्क्वायर T स्क्वायर लिखने से अच्छा क्या है हम AT स्क्वायर लिख देते हैं, AT फुल स्क्वायर, यहाँ पे 80 फुल स्क्वायर लिख दिया। आप देखो यहाँ पे कट क्यों नहीं, पिछले कट किया था लेकिन अभी कट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन नहीं है। अब बोले सर टू कैंसिल कर, नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन लेंगे जो होता है V इज इक्वल टू U प्लस AT, U हमारा 0 है, AT हमें मिल गया। अब क्या करें स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब हम स्क्वायर करते हैं V स्क्वायर क्या है AT स्क्वायर, यानी हमारा S स्क्वायर किसके बराबर है V स्क्वायर के, यहाँ पे हमने पुट कर दिया वैल्यू, हमें मिल गया यार। अब बोले सर वर्क का फॉर्मूला नहीं, तो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए हम उसको पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट। जब कोई एनर्जी स्टोर्ड हो, जैसे हम जब तीर धनुष
आप जानते होंगे ना तीर धनुष क्या होता है, पहले हम धनुष को ऐसा रखते हैं तो तीर को पीछे खींचते हैं, जितना हम पीछे खींचेंगे उतना ही हमारा जो काइनेटिक एनर्जी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ये जो बेस है ना पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बेस है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर हाइट पे हो, क्या हो, हाइट पे हो, यहाँ पे क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट स्टोर हो, जैसे हम इसको जब तीर धनुष होता है हम इसको खींच के रखते पूरा, इसमें क्या है भाई, अगर ये फॉर्म में है यानी कि ये फॉर्म में है तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्टोर है। जैसे ही छोड़ दिया यानी वो काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि इसकी वजह से वो मोशन में चला गया ना, इसलिए क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी इसका डिफिनेशन क्या होगा, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं इज इक्वल टू mgh, मास ग्रेविटेशनल हाइट। अच्छा, जब हम ऑब्जेक्ट, देखो हाइट क्यों लिए, इसमें बेसिकली हाइट ही मेजर किया जाता है। जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे अब नीचे रहेगा तो उसमें पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तो ग्राउंड से टच है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे अगर ये मान लीजिए जैसे रुक गया है, इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है, जैसे छोड़ा, जैसे छोड़ दिया मैंने अभी, तो ये क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया। मतलब जब तक ये रुका हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही छोड़ दिए हम, ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड है हाइट के ऊपर। अब जब हाइट ले लेंगे तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आना पक्का है, क्योंकि हाइट रहेगा तो यानी किसी हाइट के ऊपर रहेगा, और हाइट के ऊपर है तो उसके नीचे जो पार्ट है, जब नीचे आएगा वो तो ग्रेविटी लगेगा ही। और मास तो सबको मालूम है, मास तो हर जगह हो जाता है, हर एक चीज में मास होता है। इस मार्कर में भी मास है, आप में भी मास है, मेरे फोन में भी मास है, मेरे ट्राइपॉड में मास है, मेरे माइक में मास है, आप खुद एक मास हो। आप खुद का वजन कर लो, आपका मास निकल जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आएगा कि होता है, ये है कि एनर्जी स्टोर्ड होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, जैसे ये स्टोर है अभी इसके अंदर, मैं छोड़ दिया, ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। मतलब जब तक एनर्जी स्टोर्ड एक स्पेसिफिक हाइट पे, जैसे मैं अगर बोलूं तो जो पानी का टंकी होता है ना, पानी का टंकी वो एक ऊपर रहता है। ठीक है, जब उसमें से हम पानी छोड़ते हैं ना तो वो नीचे की तरफ भागता है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ लेके जाती है। ठीक है, यहाँ पे मोटर की जरूरत नहीं पड़ती है जब पानी को नीचे लाना होता है, लेकिन जब पानी को ऊपर जाना पड़ता है तो मोटर की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि पानी ऊपर जाता ही नहीं, उसको मोटर से भेजना पड़ता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन हो जाए, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन मींस क्या होता है, एक बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे वाला बोलते हैं ना, अपना चेहरा बदल लेना, ट्रांसफॉर्म कर लेना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे कैसे किस किस रूप में हो सकता है, केमिकल से नेचुरल से केमिकल एनर्जी में हो सकता है। ठीक है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, इधर आपको फोटो दिख रहा होगा, देखिए इधर आपको फोटो दिख रहा होगा, मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो साउंड एनर्जी जो साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जितने भी एनर्जी है ना, सब एनर्जी कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ आपके बुक में भी है, तो आप वहां से भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये जो है ना चार्ट, आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इस चार्ट को हम अभी रिमूव कर देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसका डिफिनेशन नहीं, इसका डिफिनेशन आप खुद से लिखो, इसका डिफिनेशन बुक में नहीं दिया है, लेकिन आप खुद से लिखो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जैसे देखिए हम देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, हम पहले खाना खाएं, ठीक है, क्या किए, हम पहले खाना खाएं, उस खाने से हमें क्या मिला, ताकत। अब इस ताकत जो है, ठीक है, अब ये ताकत क्या करेगा, हमें पढ़ने में मदद करेगा, या कोई भी काम करो उसमें मदद करेगा। मतलब ये भी एनर्जी एक साथ नहीं बैठेगा। ये देखो पहले कहाँ से आया एनर्जी, एनर्जी कहाँ था, भोजन, मतलब गेहूं इस समय था, वहां से उसने पीसा, गेहूं पिसाया, फिर उसके बाद आटा बना, खाना बना, उसके बाद हम खाएं, उसका एनर्जी हमारे अंदर आया, हमारे फिर खाए तो हमें एनर्जी मिला, तो हम उसको वेस्ट किए, वेस्ट नहीं मतलब यूजफुल जगह पे वेस्ट किए हैं, हार्मफुल जगह पे नहीं वेस्ट किए, वेस्ट किए, वहां से हमें अच्छे, जैसे मैं अगर काम करने में वेस्ट करता हूँ, अगर मुझे पैसे उसके मिलते हैं, जैसे मुझे पैसे मिलेंगे। यानी जो एनर्जी है ना, कभी एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय,
एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये लॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ है ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक यही है, मैं इसी में समझा देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में। देखो होता बेसिकली यही है कि लॉज ऑफ कन्वर्सेशन में कि जो एनर्जी है ना कहीं से आता नहीं है, इसको कोई क्रिएट भगवान करके चले गए। एनर्जी क्रिएट हुआ है लेकिन हम लोग ने नहीं क्रिएट किया है, वो नेचुरली क्रिएट हुआ है। और कभी एनर्जी खत्म नहीं होती है, कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होती है। आप बोलेंगे सर मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है, आपकी एनर्जी खत्म होकर किस में चली जाती है, जो आप काम की उसमें गई, अब वहां से वो किसी और चीज में चली जाएगी। यानी एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अच्छा अब हम पढ़ते हैं फ्री फॉल। क्या होता है फ्री फॉल, चलिए अब उसको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल होता क्या है, फ्री फॉल यानी फ्रीली फॉलिंग, फ्री फॉल यानी फ्रीली फॉलिंग। फ्रीलिंग फॉलिंग कब होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसको मैं छोड़ के फ्री फॉल हो गया, यानी इसमें क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी फ्री फॉल में क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी। अब सर ग्रेविटी कर रहे हैं, हमें पोटेंशियल एनर्जी में mgh पढ़ाया, तो हम m को तो वैल्यू दिया है, g का h का वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन g का वैल्यू कहाँ से लाएं। देखो g का वैल्यू होता है 9.8 बोलो या 10 बोलो, या तो 9 देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है। ये आपको याद रखना है। आप अगर 11th में चले गए, 12th में चले गए, कहीं पे भी जाओ, आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही रहने वाली है। ये बदल के हाँ 9.8 से 10 हो सकता है, क्योंकि पता है ना पॉइंट के बाद जब 5 के आगे बढ़ जाती है, 5 6 7 8 आ जाए या 9 आ जाए, तो उसके बाद हम 9 को हम 10 बना देते हैं, अगला नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो। तो फ्री फॉल क्या कहता है, फ्री फॉल कहता है बाबू मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ग्रेविटी चाहिए, मेरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे ग्रेविटी ही चाहिए, और ग्रेविटी मिलेगा तो फ्री फॉल कंप्लीट होगा। और जब फ्री फॉल कंप्लीट होगा तो हमारा ये वीडियो जो हमारा चल रहा था ये भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक बनने रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।